अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंडियन स्टेट जो है क्या वो फेडरल स्टेट है या फिर एक यूनिटरी स्टेट है। ठीक है, तो मैं आपको यहीं पर पहले बता दूं, इंडियन स्टेट जो है वो एक यूनिक ब्लेंड है, एक यूनिक मिक्सचर है फेडरल और यूनिटरी दोनों का। फेडरल स्टेट के भी बहुत सारे फीचर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिख जाएंगे और यूनिटरी स्टेट के भी बहुत से फीचर आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर्स कौन कौन से हैं हम वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो एक सबसे बेसिक फीचर होता है किसी भी फेडरल गवर्नमेंट का, दैट इज डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इंडिया में स्टेट और सेंटर के बीच में डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। ठीक है, ये एक फीचर है हमारे इंडियन स्टेट का। ऑलराइट, देन एक और फीचर जो किसी भी फेडरल स्टेट का होता है, दैट इज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो फीचर भी हमारे यहां पर है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, नॉट द पार्लियामेंट। नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। Parliament can change constitution, but while changing the constitution, it has to follow the constitution. गवर्नमेंट भी जब फंक्शन करेगी तब वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगी। सिटीजन्स भी जो होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम, नॉट द पार्लियामेंट। ये एक फेडरल फीचर होता है, ये एक फेडरल फीचर होता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। Now coming to third feature or third federal feature of Indian Constitution, that is rigidity of Constitution. एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही रिजिड बनाया जाता है। रीजन बीइंग देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप एक कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम तभी रख सकते हो जब वह रिजिड होगा। ऑलराइट, इसीलिए एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लार्जली तो फ्लेक्सिबल है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस पर या कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस को लेकर वो रिजिड है। ठीक है, तो ये एक जो फीचर फेडरल फीचर होता है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ऑलराइट, एंड लास्टली इंडिपेंडेंट जुडिशरी। किसी भी फेडरल स्टेट में जुडिशरी को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा जाता है। बहुत ज्यादा एग्जीक्यूटिव कंट्रोल एक फेडरल स्टेट में नहीं हो सकता है। एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन दी वर्क ऑफ जुडिशरी इन अ फेडरल स्टेट। ये फीचर हमारी कंट्री में भी है। हमारे देश में भी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है विच वर्क्स independently and impartially without any interference of executive। तो ये पांचों फैक्टर्स जो है एक फेडरल स्टेट के फैक्टर्स होते हैं और ये पांचों फैक्टर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है। ठीक है, ये 5 बड़े फेडरल फीचर्स हैं हमारे स्टेट के। ठीक है, यदि कोई आपसे क्वेश्चन पूछे या कभी एक शॉर्ट नोट लिखने आ जाए व्हाट आर द फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन स्टेट, तो आप ये पांचों पॉइंट्स ही लिख कर आएंगे। डिवीजन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये 5 फेडरल फीचर्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बॉडीड हैं। और अब हम देखते हैं यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है।
ऐसे कौन कौन से फीचर इंडियन स्टेट में है जो एक यूनिटरी स्टेट में होते हैं? फेडरल फीचर्स तो हमने देख लिए, और बिल्कुल बात थी उसमें मैंने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन स्टेट जो है वो एक ब्लेंड है फेडरल और यूनिटरी का। तो फेडरल हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं कि एक यूनिटरी स्टेट के क्या क्या जो इंडिया में भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो एक किसी भी यूनिटरी स्टेट का एक सबसे बड़ा फीचर होता है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप, आप सभी से मैं पूछूं आप कहाँ के सिटीजन हैं, तो आप यही कहेंगे सर हम इंडिया के सिटीजन हैं। आप में से कोई भी ये तो नहीं कहेगा सर हम मध्य प्रदेश के सिटीजन हैं, या उत्तर प्रदेश के सिटीजन हैं, या कर्नाटका के सिटीजन हैं, या बंगाल के सिटीजन हैं। ऐसा तो हम नहीं कहते। तो हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। किसी भी यूनिटरी स्टेट में सिंगल सिटीजनशिप होती है, डुअल सिटीजनशिप नहीं होती है। ठीक है, डुअल सिटीजनशिप नहीं होती है। एक फेडरल स्टेट में डुअल सिटीजनशिप होती है, फेडरेशन की अलग और स्टेट्स की अलग। लेकिन एक यूनिटरी स्टेट में, एक यूनिटरी नेशन में, यूनिटरी कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप होती है, और इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का ही प्रोविजन है, डुअल सिटीजनशिप का प्रोविजन नहीं है। सो दिस इज एन यूनिटरी फीचर। ठीक है, देन आगे हम बढ़ते हैं। अगला फीचर जो यूनिटरी नेचर का है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन मैटर्स ऑफ स्टेट लिस्ट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस करके आए हैं, जब हम फेडरल स्टेट पढ़ रहे थे, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर्स जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि इंडिया में डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है। ठीक है, स्टेट और सेंटर के बीच में डिवीजन ऑफ पावर्स है। देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स ऑन विच सेंटर विल मेक लॉज, and there are certain subjects on which states will make laws for their respective jurisdiction। अपने अपने स्टेट के लिए अपने अपने लॉज बनाएंगे, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। बट अंडर सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है। ये प्रोविजन भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और वो सर्कमस्टेंसेस आर्टिकल 249, 250, 252 और 253 में दिए हुए हैं। ये सारे प्रोविजंस हम सेंटर स्टेट रिलेशंस जब पढ़ेंगे तब इनके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे ये सारे आर्टिकल्स क्या है। बट आप अभी सिर्फ इतना समझ लें कि कुछ एक एक्सेप्शनल कंडीशंस में स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर, यानी कि ऐसे सब्जेक्ट्स जिन पर लॉ बनाने का पावर स्टेट का था, उन सब्जेक्ट्स पर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। यानी कि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बना रहा है अंडर दीज 4 सर्कमस्टेंसेस। एक प्योर यूनिटरी कंट्री जैसे, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीजन ऑफ पावर जैसा प्रिंसिपल उस समय पर काम नहीं करेगा। इन चारों सर्कमस्टेंसेस में हमारी कंट्री एक प्योर यूनिटरी स्टेट जैसे फंक्शन करती है, ना कि एक फेडरल स्टेट जैसे। दैट इज, देयर इज नो डिवीजन ऑफ पावर, all the powers are assumed by the union government in these 4 circumstances। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक और यूनिटरी फीचर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, दैट इज कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट इज अ लिस्ट, एक ऐसी लिस्ट होती है जिस पर
लॉज बनाने के पावर दोनों के पास होते हैं। यूनियन कैन ऑल्सो मेक लॉज एंड स्टेट कैन ऑल्सो मेक लॉज। दोनों के पास कंकरेंट पावर होते हैं, इक्वल पावर होते हैं कि वो भी लॉज बना सकते हैं और आप भी लॉज बना सकते हैं। ठीक है, दैट इज कंकरेंट लिस्ट। इसको एक इजी एग्जांपल से आप ऐसे समझें, हेल्थ हेल्थ इज अ सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। हेल्थ से रिलेटेड लॉज यूनियन भी बनाता है और स्टेट भी बनाता है। स्टेट अपने स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस खोलता है और यूनियन भी सेंट्रल लेवल के हॉस्पिटल्स या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस खोलता है। सो both union and state can make laws on the subjects of concurrent list। ये concurrent list एक यूनिटरी फीचर होता है। ठीक है, एक फेडरल कंट्री में या एक एब्सोल्युटली फेडरल स्टेट में कंकरेंट लिस्ट जैसा कंसेप्ट नहीं होता है, क्योंकि वहां पर तो क्लियर कट डिमार्केशन होता है पावर्स का, क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है कि भाई ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं, इन पर हम लॉज बनाएंगे, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, इन पर आप लॉज बनाएंगे। दोनों मिलजुल कर काम नहीं करेंगे। दैट इज इन फेडरल, बट फेडरल में कंकरेंट लिस्ट नहीं होती है, यूनिटरी में होती है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कंकरेंट लिस्ट को प्रोवाइड किया गया है। दैट इज ऐसे प्रोविजंस हैं हमारे यहाँ पर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं। ऑल राइट, सो द नेक्स्ट यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टिव्स। ऐसे डायरेक्टिव्स यानी कि आदेश या फिर निर्देश, इंस्ट्रक्शंस, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस जो आर्टिकल 256 और 257 में यूनियन गवर्नमेंट इशू करती है स्टेट गवर्नमेंट को। यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्टिव्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस इशू करती है कि आप अपना स्टेट इनके अकॉर्डिंग्स में चलाओ। तो ऐसे डायरेक्टिव्स जो है ये एक तरह से यूनिटरी फीचर है, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज की तरफ आप में से ज्यादातर लोग जिनके लिए एस्पायर कर रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूं कि आप में से कुछ लोग IAS ग्रुप वाले हैं, कुछ लोग IPS ग्रुप वाले हैं, है ना, कुछ लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहते हैं, आप में से कुछ लोग इंडियन पुलिस सर्विस में जाना चाहते हैं। बट बोथ द सर्विसेज आर ऑल इंडिया सर्विसेज। आई होप आप सबने ये बात पहले भी सुनी होगी। They are termed as all India service because of a simple reason कि इसमें आपका अपॉइंटमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, इसमें आपका अपॉइंटमेंट तो यूनियन गवर्नमेंट करेगी, बट आपको काम स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर करना होगा। जब आप ऑल इंडिया सर्विसेज में जाएंगे, you will be working with the state government, आप उनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होंगे। आप चाहे IAS बने या IPS बने, आप अपने स्टेट के मुख्यमंत्री के साथ, आप अपने स्टेट के मंत्रियों के साथ और अदर एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। इसीलिए इनको ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं, नॉट सेंट्रल सर्विस। सेंट्रल सर्विसेज वो होती हैं जिसमें अपॉइंटमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और आप काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर करते हो। देयर इज एब्सोल्युटली नो रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, but all India services are the services in which
A person is appointed by central government or the union government, but that person or that officer works in coordination with the state government. The best example is IAS and IPS. इसमें आप एक तीसरी सर्विस और भी जोड़ सकते हैं। तीसरी ऑल इंडिया सर्विस होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में यदि आप जाते हैं तब भी आप स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अगेन एन यूनिटरी फीचर। कैसे यूनिटरी फीचर हो गया कि स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन जिन लोगों ने चलाना है, जिन ऑफिसर्स को स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी दी गई है, उनको अपॉइंट यूनियन गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, सो दिस इज अगेन अ यूनिटरी फीचर। ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर इज अनदर यूनिटरी फीचर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या हमारे स्टेट का यूनिटरी फीचर है। ऑफिस ऑफ गवर्नर का होना, गवर्नर आप सभी जानते होंगे कहाँ होता है, स्टेट में होता है। ठीक है, बट इस गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। तो देखिए, स्टेट में एक ऑफिसर अपॉइंट कर रहा है, या यूं कर लें एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आपकी कॉन्स्टिट्यूट हो रही है जिसको कहते हैं गवर्नर। गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किस गवर्नमेंट का पार्ट होता है? प्रेसिडेंट पार्ट होगा यूनियन गवर्नमेंट का। यूनियन गवर्नमेंट के पार्ट है प्रेसिडेंट, जो कि आपके कंट्री के हेड ऑफ स्टेट भी हैं। वो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं स्टेट में एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गवर्नर होगा एंड हु विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। और ये गवर्नर एक तरह से यूनियन ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव के स्टेटस से काम करेंगे, ये उस हैसियत से काम कर रहे होंगे और ये ब्रिज बनेंगे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ये पूरा लेखा जोखा प्रेजेंट करेंगे यूनियन गवर्नमेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से फंक्शन कर रहा है। ये पूरा लेखा जोखा गवर्नर यूनियन को पहुंचाएंगे और यूनियन का कोई मैसेज है, कोई डायरेक्टिव है, कोई इंस्ट्रक्शन है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को पहुंचाएंगे। तो ये ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है ये भी एक यूनिटरी फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, या यूं कह लें ये एक यूनिटरी फीचर है इंडियन स्टेट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आखिरी पॉइंट पर आते हैं, which says इंटीग्रेटेड जुडिशरी। एक यूनिटरी गवर्नमेंट का स्पेशल फीचर होता है, या यूं कह लें एक डिस्टिंक्ट फीचर होता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। सबसे पहले तो आप इंडिया में जुडिशरी की हायरार्की को समझिए। पहले देखिए, सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नाम ही है उसका सुप्रीम, विच इज अबव ऑल। तो उसके ऊपर कोई और कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सबऑर्डिनेट होती हैं हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट या हाई कोर्ट ऑफ वेरियस स्टेट। सारे स्टेट की अपनी एक हाई कोर्ट होती है और उन हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट होती हैं लोकल कोर्ट्स। इन लोकल कोर्ट्स के अलग अलग हायरार्की हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट। ये 3 कोर्ट्स में ही हमारी हायरार्की है। ये एक हायरार्की ऑफ कोर्ट है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब होता है एक सिंगल हायरार्की ऑफ कोर्ट होती है, अलग अलग हायरार्की ऑफ कोर्ट नहीं होगा। फेडरल स्टेट्स में क्या होता है, फेडरल लॉज के लिए अलग हायरार्की ऑफ कोर्ट और स्टेट लॉज के लिए अलग हायरार्की ऑफ कोर्ट होता है। लेकिन एक यूनिटरी स्टेट में सिंगल हायरार्की ऑफ कोर्ट
होगा जो सेंटर और स्टेट लॉज पर सारा काम करेगा। एक सिंगल हायरार्की ऑफ कोर्ट होगा, इंटीग्रेटेड हायरार्की ऑफ कोर्ट होगा, उसी सिंगल को आप इंटीग्रेटेड भी कह सकते हो। ठीक है, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मतलब समग्र, सिंगल। ठीक है, there are no distinct hierarchy of courts for central laws and state laws। ठीक है, ये हमारे यूनिटरी फीचर्स थे, ये सारे यूनिटरी फीचर्स थे इंडिया के। ठीक है, सवाल आपको ये आ रहा होगा, सवाल क्या, ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि साहब हमारे यहाँ तो फेडरल फीचर्स भी हैं और हमारे यहाँ यूनिटरी फीचर्स भी हैं, तो हमारा स्टेट एक्चुअली है कैसा, यूनिटरी है, फेडरल है, क्या है। ठीक है, तो देखिए ये कुछ बहुत ही मजेदार से टर्म्स कुछ बड़े बड़े जूरिस्ट ने हमारे स्टेट को दिए हैं, इंडियन स्टेट को दिए हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल सेटअप। इसका मतलब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी फीचर्स भी हैं और फेडरल फीचर्स भी हैं, दोनों का एक मिला जुला ब्लेंड हमारे यहाँ पर है। नीदर वी आर एब्सोल्युटली यूनिटरी नॉर वी आर एब्सोल्युटली फेडरल। ठीक है, ना हम कंप्लीटली यूनिटरी हैं, ना ही हम कंप्लीटली फेडरल हैं, हम एक ब्लेंड हैं, हम एक मिला जुला स्वरूप है यूनिटरी और फेडरल का। दिस लाइन shall be mugged up by you all very 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 nicely। ये तो आप मतलब ऐसे रट्टा मार के रख लो, रट्टा से मेरा मतलब है कि बहुत 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 अच्छे से ये आप समझ लो, बहुत अच्छे से इसको दिमाग में बैठा लो। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारा जो स्टेट है वो यूनिटरी और फेडरल का यूनिक ब्लेंड है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ एक प्यारे प्यारे से टर्म्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को दिए कुछ महान विधिवेत्ताओं ने, कुछ ग्रेट जूरिस्ट ने, कुछ बड़े बड़े लीगल एक्सपर्ट्स जो थे उन्होंने कुछ बड़े प्यारे से टर्म्स दिए। और ये तीनों टर्म्स आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये तीनों टर्म्स अक्सर प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछे जाते हैं। या तो वो आपको जूरिस्ट का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि क्या टर्म उन्होंने दिया, या फिर वो टर्म दे देंगे और पूछेंगे ये किस जूरिस्ट ने कहा। सो केसी वेयर नाम के जूरिस्ट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा क्वासी फेडरल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को केसी वेयर ने कहा क्वासी फेडरल। क्वासी का मतलब होता है हैविंग समवॉट रिजेम्बलेंस, उससे मिलता जुलता। तो अकॉर्डिंग टू केसी वेयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज कि भाई फेडरल एग्जैक्टली नहीं है लेकिन उसका मिलता जुलता फॉर्म है, ऑलमोस्ट फेडरल, फेडरल जैसा है, एग्जैक्टली फेडरल नहीं है। ठीक है, ये टर्म दिया था केसी वेयर ने, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा एक टर्म दिया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये टर्म दिया ग्रीनविल ऑस्टिन ने। ठीक है, प्लीज आप लोग ये एग्जाम में गलती मत कराइएगा कि इसमें एक ऑप्शन नरेंद्र मोदी जी का हो और आप वो ऑप्शन सही लगा आए। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मिस्टर मोदी, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आजकल इस टर्म को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। ठीक है, वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ये टर्म मोदी जी का दिया हुआ नहीं है, ये टर्म ग्रेनविल ऑस्टिन का दिया हुआ है। और क्योंकि अब मोदी जी ने इस टर्म को बार बार यूज किया है तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, हो सकता है ये आपके एग्जाम में आ जाए प्रिलिमिनरी। ठीक है,
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो मिस्टर मोदी कहते हैं कि वी आर अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि स्टेट और सेंटर को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलना है, सबका साथ सबका विकास की वो बात करते हैं। दैट इज फर्दर मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि भाई स्टेट्स को और यूनियन को एक साथ मिलकर चलना होगा, एक साथ मिलकर यूनियन और स्टेट चलेंगे, जब एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे तभी देश की तरक्की हो सकती है। ठीक है, दिस इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये टर्म दिया है ग्रेनवेल ऑस्टिन ने। ऑलराइट, एंड फाइनली which I find the most appropriate analogy for Indian Constitution, जो दी है आइवर जेनिंग ने, इन माय पर्सनल ओपिनियन ये सबसे अप्रोप्रिएटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन स्टेट को डिफाइन करता है। फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, Indian state is a federation but with centralizing tendency। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि फेडरेशन का क्या फीचर हमारे यहां पर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, बट ज्यादा पावर किसके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर यूनियन गवर्नमेंट के। और ऐसे भी कुछ एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस आते हैं जो हमने पिछले कुछ देर में देखे हैं, कि ऐसे पावर्स जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं उन पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकता है। सो इंडिया या इंडियन स्टेट इज अ फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। हमारे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, उसके बावजूद हम सेंट्रलाइज्ड ज्यादा है। वी हैव अ स्ट्रॉन्ग यूनियन